साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे। सारे शेर मेरे उपस्थित हो जाएंगे जल्दी से। साथीगण सारे के सारे मेरे साथीगण आ जाएंगे। कैसे हैं आप सभी, कैसे हैं? कह रहे होंगे सर संडे को भी चैन ना लगन दे रहे। अरे मेरे बच्चे हैं, आपको पता है नई साल आ रही है, नई साल आ रही है तो मेरे बच्चे टीचरों को भी एक आध दिन अपने घर के लिए मिलना चाहिए। और साथ में आपका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, साथ में आपका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। इस वजह से हमने सोचा कि भाई संडे को क्लास ले लेते हैं, एक आध दिन का जो छुट्टी वुट्टी होगा तो यहाँ पर उसका भरपाई हो जाएगा, यहाँ पर उसका भरपाई हो जाएगा। इस वजह से एक क्लास लगाई गई। ठीक है। सभी साथियों को नमस्कार। उर्वशी जी, अंकिता जी, वांटेड, जय दीक्षित, करिश्मा, ऋतिक भाई, सभी शेरनियों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तिवारी जी, आशीष गौड़, गौतम सर की प्रेमिका जी, मोहम्मद भाई, ठीक है, गौतम सूर्यवंशी जी, शिखा जी, मनोज, विशाल, गजेंद्र, नमन। चलिए, तो सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार है एक बार फिर से। ठीक है। क्लास इसलिए लगाई गई है बच्चे, हो सकता है नई साल पे एक आध दिन की छुट्टी करनी पड़े, क्योंकि मेरे बच्चे सभी को अपने अपने घरों के साथ एक नई साल की शुरुआत का दिन बनाने का मौका मिलता है। इस वजह से मेरे भाई ये काम किया गया है। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो जैसा कि मैंने कहा था, विदेशी आक्रमण, मेरी बात पूरी है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी कल से। कल कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाएंगे प्रॉपरली। और मेरे बच्चे, ये आज से, आज आपकी विदेशी आक्रमण का ये प्रैक्टिस है। अगर आज क्वेश्चन रह गए तो मेरे बच्चे कल भी क्वेश्चन ही चलेंगे। अगर आज क्वेश्चन रह गए, क्योंकि आज 90-100 के आसपास क्वेश्चन है, 90-100 के आसपास क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चन आज रह गए तो मेरे बच्चे कल भी कंटिन्यू ये क्वेश्चन ही चलेंगे। और जैसा कि आप लोग मुझे जानते हो, क्योंकि सभी लोग मुझसे पहले किसी ना किसी बैच में पढ़े भी होंगे, है ना। तो मेरे बच्चे, आप लोग जानते हो मेरी एक आदत है, आप लोग जानते हो मेरी एक आदत है कि मैं क्या करता हूं, अगर क्लास में कोई भी पॉइंट अगर छूट जाता है तो मैं उसे क्वेश्चन के माध्यम से देने का प्रयास करता हूं। ठीक है ना। क्वेश्चन के माध्यम से देने का प्रयास करता हूं। ये बात आप लोग सब जानते होगे मेरी। ठीक है ना, कि अगर कोई पॉइंट बाई चांस क्लास से छूटता है मेरे बच्चे, तो मैं उसे क्वेश्चन के माध्यम से देने का प्रयास करता हूं। ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे जो बिल्कुल नए होंगे, तो जो मैं बीन बान करके लाता हूं मेरे बच्चे, क्वेश्चन बिल्कुल बीन करके, कि ये मेरे शेरनियों के लिए हैं। इसे करके और कंटेंट को पढ़ के वो धुआंधार कर देंगे हर चीज में, धुआंधार। तो शुरुआत करते हैं मेरे शेर, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किस शासक ने लगाया? हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू इम्पोज जजिया टैक्स इन इंडिया? जजिया टैक्स आप जानते हो मेरे बच्चे, नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। और लेते हमेशा कौन थे? मुसलमान शासक ही लेते थे। भारत में सबसे पहले जजिया लगा था सिंध क्षेत्र में, सिंध यानी कि दाहिर वाले क्षेत्र में लगा था। और ये पहले अरब आक्रमण के कारण था, पहले अरब आक्रमण के कारण। और पहला सफल अरब आक्रमण आपको पता है, पहला सफल अरब आक्रमण कौन किया था मेरे बच्चे? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया लगाया था, सिंध क्षेत्र पर लगाया था। कहां पर लगाया था मेरे शेरों? सिंध क्षेत्र पर लगाया था, याद रखें। सिंध क्षेत्र, दाहिर वाला क्षेत्र, दाहिर वाले क्षेत्र पर इसने जजिया लगाया था। ठीक। नेक्स्ट, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक निम्न में से कौन था? हु एमंग दी फॉलोइंग वॉज द रूलर ऑफ पल्लव ड्यूरिंग द अरब इन्वेजन? अरब आक्रमण जब हुए मेरे बच्चे, तो इस समय पल्लवों का शासक कौन था? पल्लवों का शासक कौन था? ठीक है ना, पल्लवों का शासक कौन था? तो एंशियंट हिस्ट्री अगर जब पढ़ोगे, एंशियंट हिस्ट्री जब पढ़ोगे मेरे बच्चे, तो आपको पता चलेगा कि भारत में जो पल्लव शासक थे उस टाइम पर, ये अरब आक्रमण जब होने को आए, तो यहां पर पल्लव शासक दिखाई देगा नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय। अभी इसे याद कर लेंगे क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री हमने उठाई नहीं है, हमने मीडिएवल से शुरुआत की है। ठीक है, मीडिएवल से। निम्न में से सिंध के किस शहर को अरबों ने स्वर्ण नगरी नाम दिया था? बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे। विच सिटी ऑफ सिंध, विच सिटी ऑफ सिंध वॉज नेम्ड गोल्डन सिटी बाय दी अरब? अरब ने सिंध के किस शहर को स्वर्ण नगरी नाम दिया था? स्वर्ण नगरी नाम दिया था।
बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, अति सुंदर, अति शानदार। सर मुल्तान, किस क्षेत्र को मेरे बच्चे? मुल्तान क्षेत्र को स्वर्ण नगरी नाम दिए थे आपके कौन? ये अरब लोग। और मेरे बच्चे गौरी ने सबसे पहला आक्रमण भी कहां पर किया था? मुल्तान में किया था। कहां किया था? मुल्तान में किया था। दाहिर के बेटे जिसका नाम था जय सिंह को सिंध के किस नगर का दायित्व सौंपा गया था? विच सिटी ऑफ सिंध वॉज इंटरेस्टेड टू दाहिर सन जय सिंह? जय सिंह, जय सिंह को मेरे बच्चे कहां का दायित्व सौंपा गया था? जो दाहिर का बेटा था, जो पराजित हुआ था मोहम्मद बिन कासिम से, उसे कहां का दायित्व सौंपा था दाहिर ने? तो सिंध क्षेत्र का एक मेरे बच्चे, सिंध क्षेत्र का एक नगर था जिसे कहते थे ब्राह्मणाबाद। ब्राह्मणाबाद, ये ब्राह्मणाबाद क्षेत्र का दायित्व याद रखना जय सिंह के पास था। ब्राह्मणाबाद क्षेत्र का दायित्व किसके पास था? जय सिंह के पास था। अरब आक्रमण के समय सिंध पर कौन शासन कर रहा था? हु वॉज रूलिंग सिंध ड्यूरिंग द अरब इन्वेजन? जब भारत में अरब आक्रमण हुए तो सिंध पर कौन शासन कर रहा था? ठीक है, ओके। दीदी पूछ रही हैं क्षत्रिय ब्राह्मण में क्या अंतर है? मेरे बच्चे, आपके पुराणों में लिखा है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति है ब्रह्म के मुख से हुई है, क्षत्रियों की बाहु से। यानी कि क्षत्रिय वो होते हैं जो लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, रक्षा के लिए पैदा हुए हैं। ब्राह्मण वो हैं जो मेरे बच्चे ज्ञान देने के लिए पैदा हुआ है। और शुरुआत से ये व्यवस्था काम के आधार पर थी, लेकिन कुछ समाज के लोगों ने इसे जाति बना दिया। ठीक है, जाति बना दिया। तो कौन थे मेरे बच्चे अरब आक्रमण के समय सिंध के शासक? दाहिर हुआ करते थे। कौन थे? दाहिर। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया उस समय सिंध की राजधानी किस स्थान पर थी? बताएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड सिंध, वेयर वॉज इट्स कैपिटल लोकेटेड? सिंध की राजधानी क्या हुआ करती थी? सिंध की राजधानी क्या हुआ करती थी? सिंध यानी कि दाहिर की राजधानी। मुल्तान कह रहे हैं, मुल्तान नहीं थी मेरे बच्चे। कुछ लोग सी कह रहे हैं देवल, देवल तो बंदरगाह का नाम था। देवल तो बंदरगाह का नाम था। राजधानी थी मेरे बच्चे अरोर। सिंध की राजधानी क्या हुआ करती थी दाहिर के समय पर? अरोर हुआ करती थी। सिंध की राजधानी क्या हुआ करती थी? याद रखिए, अरोर हुआ करती थी। अरोर। मोहम्मद बिन कासिम वही 17 साल का बालक के आक्रमण के समय कौन सा स्थान बौद्ध भिक्षुओं और श्रमणों के हाथ में था? कौन सा स्थान बौद्ध भिक्षुओं और श्रमणों के हाथ में था? बौद्ध भिक्षुओं और श्रमणों के हाथ में था। ठीक है, कन्वेशन करवाए नहीं थे। कन्वेशन नहीं बेटा, क्वेश्चन कहिए। मैंने आपसे कहा ना, आते ही मैं एक शब्द कहता हूं, अगर मुझसे कोई पॉइंट क्लास में छूटता है मैं उसे क्वेश्चन के माध्यम से दे देता हूं। लेकिन मेरे बच्चे कमी छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता। कमी छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता। ठीक है निरंजन भाई, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का एक क्षेत्र था जो बौद्ध भिक्षुओं का केंद्र था, इसका नाम था नीरून। याद कर लेना बच्चे, याद कर लेना। ये एक आध बार किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, एक आध बार किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और मैं अपने बच्चों के लिए ये नहीं चाहता कि दोबारा अगर ये आए तो आपने कभी ना कभी तो इसे सुना होना चाहिए। आपने कभी ना कभी तो इसे सुना होना चाहिए। दीपेश भाई, जो लास्ट 2 डीपीपी नहीं डली है वो दे दी गई हैं। अभी इसी क्लास के बाद आपके ये ऑपरेटर भैया अपलोड करा देंगे, अपलोड करा देंगे। ठीक है, ठीक है। सोनिया जी, शायद आप मुझे सुन नहीं पाई हैं अच्छे से, शायद आप मुझे सुन नहीं पाई हैं, सुन नहीं पाई हैं। सुन लीजिए, मैंने कहा क्या, फिर दोहरा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको क्लास में पूरी चीज देने का प्रयास किया जाता है, लेकिन आप जानते हैं जीएस महासागर है, जीएस महासागर है। फिर भी कोई चीज अगर बचती है तो आपको हम टेस्ट के माध्यम से देने का प्रयास करते हैं। टेस्ट के माध्यम से देने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। कोशिश पूरी ये रहती है कि कुछ छूटे ना, कुछ छूटे ना। अगर पूछा जा रहा है तो भैया, अगर क्वेश्चनों में दिख जाता है तो भाई ये चीज हमसे क्लास में रही, ये क्वेश्चनों में डाल दी, ये करते हैं। ठीक। चचनामा, ये चचनामा ग्रंथ मेरे बच्चे एक आपके अफगानी ग्रंथ है के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम की हत्या किसके आदेश पर हुई थी? चचनामा ग्रंथ के लेखक लिख लेना बच्चे, याद कर लेना इसे। चचनामा ग्रंथ के लेखक आपसे पूछता है, चचनामा ग्रंथ के राइटर कौन है? चचनामा ग्रंथ के लेखक कौन है, राइटर कौन है? चचनामा ग्रंथ के लेखक होते हैं, याद रखिए,
ये ईरानी लेखक थे, इनका नाम था अली कूफी। क्या नाम था बच्चे? अली कूफी इनका नाम था। क्या नाम था? अली कूफी इनका नाम था। अली कूफी इनका नाम था, ठीक है ना। अली कूफी इनका नाम था, चचनामा के लेखक थे। और मोहम्मद बिन कासिम की हत्या हुई थी उस समय बगदाद के मुखिया सुलेमान के कहने पर। बगदाद के मुखिया सुलेमान के कहने पर, ठीक है ना। मंसूर हज्जाज ईरान के शासक थे, ईरान के शासक। लेकिन उस समय पर इराक में एक मेरे बच्चे खलीफा का नेतृत्व कर रहे थे व्यक्ति, खलीफा का नेतृत्व कर रहे थे, जो खलीफा के लिए काम करते थे, उसके नेतृत्व करता थे। नाम था सुलेमान, नाम था सुलेमान, नाम था सुलेमान, ठीक है। नाम याद रखिएगा, खलीफा के नेतृत्व करता यही थे, इन्होंने ही आदेश दिया था, ठीक है। सुलेमान खलीफा था क्या? नहीं भाई, सुलेमान बगदाद में खलीफा का नेतृत्व कर रहे थे, खलीफा का नेतृत्व कर रहे थे। खलीफा तो कौन थे? अल वलीद, याद आ रहा है? अल वलीद, अल वलीद फर्स्ट, अल वलीद फर्स्ट, अल वलीद फर्स्ट, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? हु वॉज द मोहम्मद बिन कासिम? मोहम्मद बिन कासिम कौन था मेरे भाई? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मंसूर हज्जाज का दामाद था, सुलेमान का भाई था, सुलेमान का दामाद था, या हज्जाज का भाई था? तो याद करो, ईरान के मैंने आपको रूलर बताए थे, ईरान के शासक बताए थे मेरे बच्चे। ईरान के शासक थे मंसूर हज्जाज, ईरान के शासक थे मंसूर हज्जाज, ईरान के शासक थे मंसूर हज्जाज, ईरान के शासक हुआ करते थे मंसूर हज्जाज। और अबैदुल्ला को इन्होंने पहली बैटल के लिए भेजा था, वो हार गया। लेकिन इसी मंसूर हज्जाज की नजर थी, इसका दामाद था एक, इसका दामाद था जिसका नाम था कासिम। तो कासिम भैया इसका दामाद लगता था। याद रखिएगा, कभी भी पूछे कि कासिम का हज्जाज से क्या रिश्ता है, ये क्वेश्चन भी एक बार दिखाई दिया, मैंने सोचा कि भैया डाला जाना चाहिए। तो हज्जाज का दामाद है, याद रखें। किसका दामाद है? मंसूर हज्जाज का दामाद है, मंसूर हज्जाज का दामाद, ठीक है। नेक्स्ट, भारत पर अरबों ने पहला और सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? भारत में अरबों ने पहला और सफल अरब आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? क्योंकि पहला वाला तो 711 में हुआ था, अबैदुल्ला के नेतृत्व में, ठीक है, अबैदुल्ला के नेतृत्व में। ये था पहला सफल आक्रमण, ये था पहला सफल आक्रमण, ठीक है। हाँ, अरे तो क्या हुआ, 17 साल का है। पहले तो आपको बाल विवाह पद्धति चलती थी ना बच्चे, हर जगह पहले तो बाल विवाह पद्धति चलती थी, ठीक है। और मुस्लिम कम्युनिटी में वैसे भी कम एज में विवाह होता है, आज भी मुस्लिम कम्युनिटी में कम एज में विवाह होता है, ठीक है। तो मेरे बच्चे किसके नेतृत्व में हुआ? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। सन 644 में, 644 में अरबों द्वारा किया गया सिंध अभियान निम्न में से किसके नेतृत्व में किया गया था? 644 में, ये बच्चे एंशियंट हिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा, एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। भारत के एक राजा होंगे पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है ना। भारत के एक राजा आएंगे पुलकेशिन, पुलकेशिन का नाम सुने हो कभी? कभी इतिहास में पुलकेशिन का नाम सुने हो? इतिहास में पुलकेशिन का नाम सुना हो? उनके समय पर मेरे बच्चे अरबों ने 644 में ये आक्रमण किया था। और इनके नेतृत्व करते थे, उनका नेतृत्व करते थे अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन उमर। ये एंशियंट हिस्ट्री से लाया गया है। दिक्कत यह है, अरब आक्रमण की बात थी तो ये क्वेश्चन यहां डालना जरूरी था, इसलिए डाल दिया, ठीक है, इसलिए डाल दिया। उमर के खलीफा काल सन 636 से लेकर 637 में भारत के थाना क्षेत्र में अरबों द्वारा हमले का असफल प्रयास किया गया था। थाना क्षेत्र भारत के किस प्रांत में है? आज इसे थाने कहते हैं बाबू, आज इसे थाने कहते हैं। आज थाने को क्या कहते हैं? थाने कहते हैं, जहां से पहली ट्रेन चली थी, जहां से पहली ट्रेन चली थी। हैकल लड़का भरतपुर वाला कह रहा आज कैसे सभी क्लास चालू हैं, इच्छा हमारी तपस्या हमारी, हम चलाएं हमारी क्लास। बताइए कौन दिक्कत है आपको? कौन दिक्कत है आपको? कौन दिक्कत है? हैं? महाराष्ट्र होता है मेरे बच्चे आंसर, महाराष्ट्र होता है आंसर, ठीक है, महाराष्ट्र।
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच किस नाम से युद्ध जाने जाते हैं? युद्ध किस नाम से जाने जाते हैं? ठीक, युद्ध किस नाम से जाने जाते हैं? ठीक, युद्ध किस नाम से जाने जाते हैं? मोहम्मद गौरी और मेरे बच्चे ये पृथ्वीराज चौहान, ये कौन से नंबर के पृथ्वीराज थे? तीसरे नंबर के पृथ्वीराज थर्ड, तराइन की लड़ाई के नाम से जाने जाते हैं। तराइन कहाँ का मैदान होता है? हरियाणा का मैदान होता है। गौरी और पृथ्वीराज के बीच कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध हुए थे, 1191, 1192। एक में, पहले वाले में पृथ्वीराज जीते, दूसरे में गौरी जीता, दूसरे में गौरी जीता। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का वायसराय यानी कि गवर्नर बनाते समय कौन सी पदवी प्रदान की थी? कौन सी पदवी प्रदान की थी? ये बेहतरीन क्वेश्चन। मैंने आपसे बोला था कि दिल्ली का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? दिल्ली का गवर्नर, वांटेड भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये वो क्वेश्चन है, ये वो फैक्ट है जो क्लास से बच जाते हैं, ये क्वेश्चन की फॉर्म में दे दिए जाते हैं, क्योंकि जीएस सागर है, महासागर। अब एक एक चीज मेरे बच्चे में यहाँ पर लेकर के नहीं घूम सकता, समझ सकते हैं आप, ठीक है ना। एक एक चीज क्लास में कहानी सुना रहा हूँ, कहानी सुनाते वक्त कोई ना कोई फैक्ट याद नहीं आया या फिर स्लिप रहा, ठीक, बाद में ध्यान आ रहा है अरे यार ये तो एक चीज बच रही थी, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो कराने, क्वेश्चन तो कराने, तो क्वेश्चन की फॉर्म में बच्चों को पहुंचा देना है। ऐबक को जब इसने गवर्नर बनाया था तो मेरे बच्चे कौन सी पदवी दी थी? याद रखना, ऐबक ने इसे मलिक की उपाधि दी थी, मलिक की उपाधि दी थी कि आज से भारतीय क्षेत्रों के, दिल्ली के मलिक यानी मुखिया आप हो, आप ही इसे संभालोगे। मोहम्मद गौर ने भारत पर आक्रमण के क्रम में सबसे पहला आक्रमण किस प्रदेश पर किया था? बताएंगे। सबसे पहला आक्रमण गौरी का कहां हुआ था? ठीक है सर, मैं तो आज लाइब्रेरी भी नहीं गया क्योंकि संडे को क्लास बंद होती है, कोई दिक्कत नहीं, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज। चलिए, कौन से क्षेत्र पर किया था भैया? बहुत बढ़िया सर, सबसे पहले मुल्तान पर अटैक किया था, मुल्तान पर अटैक किया था। निम्न में से किस वंश का राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश में था? ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये बच्चे एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है और चाहो तो आप आंसर कर सकते हो। आपको वैसे मैंने पढ़ाया है, आपने ये बैटल पढ़ी थी 1194, बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध। मैंने आपसे कहा था चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? किस किस के बीच? एक था मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, और दूसरा कौन था बच्चे? दूसरा था सर जयचंद ससुरजी, नाराज ससुरजी, जयचंद। जयचंद कहाँ का शासक था? कन्नौज का शासक था। कहाँ का? कन्नौज का शासक था। और आप जानते हो कन्नौज, कन्नौज किस स्टेट में है बच्चे? कन्नौज किस स्टेट में है? आप कहेंगे सर कन्नौज होता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये कैसे पता चले ये किस वंश का था? तो बच्चे जयचंद जो था ये गाहड़वाल वंश का था। किसका था? गहड़वाल वंश का। ये जयचंद जो था ये गहड़वाल वंश का था, ठीक है। एक्चुअल में ये बात आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री में आएगा, जब आप चौहानों को पढ़ोगे उनके बाद गाहड़वाल पढ़ोगे, उनके बाद गाहड़वाल पढ़ोगे, ठीक है। बिल्कुल रहता है प्रिया जी, रिकॉर्डेड क्यों नहीं रहता है? रिकॉर्डेड क्यों नहीं रहता? कौन कह रहा रिकॉर्डेड नहीं रहता हमारा क्लास? ठीक, ओके। सर जी आज पूजन करके नहीं आए हैं आप, लग रहा है स्नान नहीं किए हैं आप। अच्छा दादा चौहान, क्या बात है, वाह, मेरा पूरा डेली रूटीन पता है आपको, तो आप तो कई कतई भगवान के संजी हो रहे हो, आंखें बंद करके बता देते हो। हाँ गुरुजी ने आज स्नान नहीं किया है, आज बाबा बिना स्नान के प्रकट हो गए हैं। बताओ, भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम भैया, दर्शन नहीं हुए आपके, किसी दिन दीजिएगा। चलिए, मोहम्मद गौर का मूल नाम क्या था? वॉट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ मोहम्मद गौरी? ओरिजिनल नेम ऑफ मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौर का मूल नाम क्या था? ठीक है, मोहम्मद गौर का मूल नाम क्या था? मूल नाम, मोहम्मद गौर का मूल नाम क्या था? बच्चे देखो, मोहम्मद गौर का मूल नाम मैंने आपको मोहम्मद बिन साम बताया था, मोहम्मद बिन साम। अब यहां पर 2 ऑप्शन है मोहम्मद बिन साम के,
दो ऑप्शन है मोहम्मद बिन साम के, एक में है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, दूसरा है सैफुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ऑप्शन ए मेरे बच्चे आंसर एकदम करेक्ट है। इनका पूरा नाम ये है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। गजनी के सुल्तान, गजनी के सुल्तान बोले तो गजनबी ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? कितने आक्रमण? गजनबी जिसका मोटिव ही था भारतीय क्षेत्रों में लूटपाट करना, ठीक है। सत्रह, सत्रह बोले तो खतरा, खतरा क्या बात है, 17, 17। महमूद गजनबी को जुबली का महमूद क्यों कहा जाता था? एक बेहतरीन क्वेश्चन दिखा मुझे जब मैं कल क्वेश्चन बना रहा था, तो मुझे बेहतरीन क्वेश्चन दिखा बच्चे, ठीक है ना, बेहतरीन क्वेश्चन दिखा कि जुबली का महमूद भी इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन बेहतरीन है। अभी तक ये केवल एक बार एग्जाम में आया है, और मैं बता देता हूं आपको वो एग्जाम था, ये एसएससी का क्वेश्चन है बच्चे। ये एसएससी के एक एग्जाम में आया था, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया, शायद से 2020 या 2021 का था, कि उसे जुबली का महमूद क्यों कहते थे, जुबली का महमूद। तो बच्चे हमें वहां से बिलोंग किया जाता है जहां से हमारे माता पिता संबंधित रहे हो, हमें वहां से बिलोंग करते हैं जहां से हमारे माता पिता संबंधित रहे हो। अब इसके पिताजी आप जानते हो सुबक्तगीन थे, इसके पिताजी सुबक्तगीन थे जो अफगानिस्तान के राजा बने हुए थे, टर्किश रूलर बने हुए थे, तुर्की राजा बने हुए थे। लेकिन इसकी माता मेरे बच्चे अफगानिस्तान के पास एक छोटी रियासत जिसका नाम था जुबलिस्तान, इसकी माता जिसका जो क्षेत्र था जुबलिस्तान, यहां से बिलोंग करती थी। इसकी माता जुबलिस्तान की थी मेरे बच्चे, तो इसे जुबली का महमूद नाम दिया जाता है। इसकी माता जुबली की थी, पिताजी तो आपके अफगानिस्तान के थे, ठीक है, माता कहाँ की? जुबलिस्तान की थी। कहीं ना कहीं माता पिता के लिंक से ही हमें लिंक करते हैं लोग, ठीक है। ओके दादा चंदन जी, अच्छा हमारा आपका नाम गलत ले जाते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अरे जुबान पर प्यार है आपके लिए चंदन जी, ठीक, चलिए चौहान ले जाते हैं हम आपका नाम ना। अलप्तगीन की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? अलप्तगीन की मृत्यु हुई थी आपको पता है 963 में। 963 में जब अलप्तगीन चले गए, तो इनके बाद में मेरे बच्चे 963 से 65 तक कौन आए थे? इशाक आए थे, इशाक, ठीक। 65 से 75 तक कौन रहे थे? बिलगे तिगीन और बोरी तिगीन, बिलगे तिगीन और बोरी तिगीन। 75 से 77 हो गए आपके बोरी तिगीन, और 77 में आ गए थे आपके 97 तक कौन रहे थे मेरे बच्चे? सुबक्तगीन, सुबक्तगीन। मैंने आपसे पहले ही बोला था भले ही बीच वाले याद ना रहे, पर सुबक्तगीन को याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन सुबक्तगीन के लिए ही आता है। अब आप अगर ऑप्शन में इशाक को ढूंढ रहे हैं, इशाक नहीं है बच्चे, इशाक नहीं है, ठीक। बिलगे तिगीन बोरी तिगीन भी नहीं है, बिलगे तिगीन बोरी तिगीन भी नहीं है मोना जी, ठीक है। ऑप्शन में फिर क्या ही लगाना पड़ेगा? सुबक्तगीन, क्या ही लगाना पड़ेगा? सुबक्तगीन, ठीक। सर आज क्लास क्यों लिया? आज मैं आर्टिकल मूवी देखने जा रहा था। अच्छा आर्टिकल 15 वाला था, बहुत बढ़िया, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए, महमूद गजनवी ने सबसे पहले किस हिंदू शाही शासक पर आक्रमण किए थे, बता दीजिए। महमूद गजनवी, मैंने कहा था एक बेटा अपने पिता के रास्ते पर चला, एक बेटा अपने पिता के रास्ते पर चला, पिता जिस राह में गया था। इसका पिता सुबक्तगीन भारत पर पहला तुर्की आक्रमणकारी है, और वो सफल भी हुआ था, ठीक है। सिंध क्षेत्र पर अटैक किया था, जयपाल को हराया था, जयपाल को। और मेरे बच्चे गजनवी ने भी पिता की राह अपनाई, जयपाल पर अटैक किया, जयपाल को हराया, उसे लूटपाट किया और चला आया। जयपाल बहुत परेशान हुआ कि बाप ने भी हराया, बेटे ने भी हराया, इसने क्या कर ली थी? सुइसाइड कर ली थी। क्या कर ली थी? सुइसाइड कर ली थी जयपाल। तारिक ए सुबक्तगीनी नामक पुस्तक किसने लिखी? बेहतरीन क्वेश्चन। तारिक ए सुबक्तगीनी पुस्तक किसने लिखी? तारिक ए सुबक्तगीनी पुस्तक किसने लिखी है? तो भैया तारिक ए सुबक्तगीनी पुस्तक सुबक्तगीन का एक दरबारी था जिसका नाम होता है बेहानी। सुबक्तगीन का एक दरबारी था जिसका नाम होता है बेहानी, ठीक है ना।
जिसका नाम क्या होता है बच्चे, बेहानी नाम होता है इसका। ठीक, बेहानी नाम होता है। इंग्लिश वर्ड पे मत जाना, ये एन है, ये एन है मेरे बाबू। ठीक, ये एन है, बेहानी इसका नाम है। महमूद गजनबी ने सोमनाथ पर अटैक कब किया था भैया? सबसे मुख्य अटैक सोमनाथ अटैक। इस समय पर गुजरात रूलर कौन थे, गुजरात शासक कौन थे, आपको पता है? इस समय पर गुजरात शासक कौन थे? तो सर गुजरात शासक थे भीमदेव फर्स्ट, भीमदेव फर्स्ट। गुजरात शासक कौन थे? भीमदेव फर्स्ट हुआ करते थे, कमजोर शासक थे। ठीक है ना। कब अटैक किया था? तो सर 1025 में किया था। और यहां से की गई लूट जब ये लेके जा रहा था तो मेरे बच्चे इस पर ही अचानक से अटैक कर बैठे खोकर जाट, और इसका लूटा हुआ सामान इसी से लूट लिया। भोले बाबा को मेरे बच्चे लूटने पहुंचा था और लुटेरा खुद लूट गया, लुटेरा खुद लूट गया। महमूद गजनबी का शासनकाल क्या था? वॉट वॉज द रीजन पीरियड ऑफ महमूद गजनबी? देखो मैंने आपसे कहा था 967 से, सॉरी 77 से लेकर के 97 तक कौन थे? सुबक्तगीन थे। कौन थे? सुबक्तगीन थे। ठीक, इसके बाद इनका बेटा आया था 997 से लेकर के आपके 1030 तक, 1030 तक। ठीक है, 1030, 1030 तक कौन था बच्चे? इसका नाम था गजनबी, इसका नाम था गजनबी। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन में कहीं ना दिखाई दे रहा। मेरे बच्चे कोई दिक्कत नहीं, ये जो 1050 है टाइपिस्ट भैया से हमारे मिसप्रिंट हुआ है, ये 1030 है, ये 1030 है बाबू। आप खुद जानते हैं 1050 तो कतई गड़बड़ है, कतई गड़बड़ है। ठीक है, 1030 होता है ये। ठीक, 997 98 ये ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए रहेगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बाबू? ए रहेगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अजमेर के चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? क्योंकि उसके बाद वो वंश हो गया खत्म। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। सॉरी बच्चा। इसके बाद ये वंश हो गया खत्म और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। तो आपको पता है तराइन का वो दूसरा युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, 1192। ठीक है, गौरी ने किसे हराया? तो भैया पृथ्वीराज चौहान को हराया, जिनका नंबर था ये तीसरा वाला। तो पृथ्वीराज थर्ड लिखा आ गया है, इसलिए मैंने कहा था नंबर इनका याद रखना। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ये कौन से नंबर के पृथ्वीराज थे? तीसरे नंबर के। तुर्क सल्तनत की स्थापना किसने की थी भैया? तुर्क सल्तनत की स्थापना कौन कौन किया था? तुर्क सल्तनत की स्थापना। ठीक है, भारत में जो तुर्की सल्तनत आई, कहीं ना कहीं अगर आप ऑप्शन में अलप्तगीन ढूंढ रहे हो, अगर आप ऑप्शन में अलप्तगीन ढूंढ रहे हो, अगर आप ऑप्शन में ढूंढ रहे हो अलप्तगीन मेरे बच्चे, तो अलप्तगीन ने जो तुर्की सल्तनत बनाई थी वो अफगानिस्तान की तुर्की सल्तनत थी। कहाँ की तुर्की सल्तनत थी? अफगानिस्तान की तुर्की सल्तनत। ये अफगानिस्तान की तुर्की सल्तनत थी। ठीक है, अफगानिस्तान। भारत में तुर्की सल्तनत कौन लेके आया है मुझे बताइए? भारत में तुर्की सल्तनत कौन लेके आया है? भारत में तुर्की सल्तनत वही आएगा जिसने भारत को पहली बार जीता मेरे बच्चे, जिसने भारत को पहली बार जीता, जिसने भारत को पहली बार जीता। ठीक है, गजनबी का मोटिव, गजनबी का मोटिव किसी राज्य क्षेत्र पर अधिकार करना था ही नहीं। ठीक है विशाल बाबू, ये चौहान डायनेस्टी जो है ये आपकी एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए नहीं पढ़े हो आप। ठीक है, इसलिए नहीं पढ़े हो, चौहान वंश नहीं पढ़ा है मैंने आपको, वो एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक, प्राचीन इतिहास जब पढ़ोगे तब पढ़ोगे। ठीक है, तो मैंने कहा गजनबी कभी भी भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार करने आया ही नहीं। उसका मोटिव क्या था? लूटपाट। अधिकार करने कौन आया था? गौरी, इसने किया है अधिकार, यही लाया तुर्कियों को भारत में, इसी ने बैठाया गौरी को अंदर, इसी ने बैठाया ऐबक को अंदर, कहा कि भैया संभालिए भारत को, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप हैं यहाँ के मलिक, आप हैं यहाँ के मलिक। हिमांशु जी ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, कमेंट ज्यादा करने से फायदा भी नहीं होता है, बस बढ़िया तरीके से पढ़ते रहा कीजिए। मोहम्मद गौरी का सेनापति निम्न में से कौन था? हु वॉज द कमांडर ऑफ मोहम्मद गौरी?
पहले उसका गुलाम से शुरुआत किया था, ये गुलाम था। पढ़ोगे जब इसके बारे में तब पता चलेगा कि गुलाम था। गुलाम से धीरे धीरे पोस्ट बढ़ती चली गई, सेनापति बना, दामाद बना, और सबसे प्रिय बन गया गौरी का। नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की? बता दीजिए भैया, भारत में तुर्क राज्य की स्थापना कौन किया? दोबारा से रिपीट हुआ है ये, पहले भारत लिखा नहीं था, अब लिखा भी आ गया। कौन किया? मोहम्मद गौरी। बहुत अच्छे, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? फिर से मेरे बच्चे, अभी अभी बताया था, अभी अभी बताया था, एक क्वेश्चन आके गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन साम के साथ एक वर्ड लगा हुआ था, मुइजुद्दीन। मुइजुद्दीन, मुइजुद्दीन करके एक वर्ड लगा हुआ था। बेटा ऑप्शन ए करने से पहले पढ़ तो लो, मुइजुद्दीन। मोहम्मद बिन साम नहीं लिखा है, सूरी लिखा है। और सूरी नहीं बोला हूं मैं कभी भी, सूरी नहीं बोला हूं। मोहम्मद बिन साम कहेंगे या फिर सीधा कहेंगे मोहम्मद गौरी। मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी या मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, सूरी नहीं। आप सूरी देख करके लगा दे रहे हैं। ठीक, आपने बस मोहम्मद बिन देखा, आप पीछे भी तो देखिए, सूरी लिखा है, साम नहीं लिखा है, साम नहीं लिखा है। सिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने गजनी पर कब अधिकार किया? कब राजा बना था भैया? कब राजा बना था? कब राजा बना था? तो आपको बताया था। कब से कब तक इसका शासन चला? कब से कब तक इसका शासन चला? बी, बी कह रहे हैं, बी नहीं बाबू, सी है। 1173 में स्टार्ट हुआ था। 1173 से लेकर के 1206, 1173 से लेकर 1206। ठीक है, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? विच डायनेस्टी डिड मोहम्मद गौरी बिलोंग्स टू? मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मैंने कहा था जब गजनबी समाप्त हुए, जब गजनबी का अंत हुआ, तो गजनबी का साम्राज्य छोटे छोटे राजवंशों में विभाजित होने लगा। इनमें से एक राजवंश था मेरे बच्चे संसवानी। क्या नाम था? संसवानी। ये संसवानी राजवंश के लोग अधिकार बना करके आए, मजबूत बन के आए, और 1173 में इनका व्यक्ति राजा बना। इनका व्यक्ति राजा बना मोहम्मद गौरी। इनका व्यक्ति राजा बना मोहम्मद गौरी। ये किस वंश का था? ये था मेरे बच्चे संसवानी वंश। कौन सा वंश होता है? संसवानी वंश इसे कहते हैं, संसवानी वंश कहते हैं, संसवानी इसे वंश कहते हैं। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में कहां आक्रमण किया था? बता दीजिए, भारत में सबसे पहले कहां पर अटैक किया था मोहम्मद गौरी? सर 26 को, 26 पे ही अटके हैं। 26, क्वेश्चन नंबर 26 कहां है भैया? तुर्की सल्तनत की स्थापना कौन किया था भैया? तुर्की सल्तनत की स्थापना या तो किए थे अलप्तगीन, लेकिन अलप्तगीन अफगानिस्तान के अंदर किए थे। अफगानिस्तान के, क्या ऑप्शन में है अलप्तगीन? अगर ऑप्शन में अलप्तगीन होता, मैं सच्ची में अलप्तगीन लगाता, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर भारत नहीं लिखा है, क्वेश्चन के अंदर अफगानिस्तान नहीं लिखा है। ठीक, तो पहले हम ये देखेंगे, अफगानिस्तान वाला तो नहीं पूछ रहा। अगर अफगानिस्तान वाली तुर्की सल्तनत पूछता तो मेरे बच्चे अलप्तगीन होता, तो अलप्तगीन होता। लेकिन मेरे भाई अगर भारत वाली पूछ रहा है, तो भारत में तो अधिकार क्षेत्र सबसे पहले जमाया गौरी ने। अधिकार क्षेत्र भारत में तो सबसे पहले गौरी ने जमाया, गजनबी ने भी नहीं जमाया। बेटा दिल्ली सल्तनत का संस्थापक होता है ऐबक, ना कि तुर्की सल्तनत का। तुर्की सल्तनत की स्थापना भारत में गौरी ने की है, गौरी ने जीत करके दिया है ऐबक को कि ले बेटा मौज कर, मौज कर, रोज कर, आनंद ले। ठीक, क्वेश्चन को थोड़ा सा ये मेरे बच्चे पढ़ा करो ठीक से। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले कहा मेरे बच्चे अटैक? तो मुल्तान पर अटैक।
मुल्तान पर अटैक। मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर कब अटैक किया था? पहला अटैक पूछ रहा है मोहम्मद गौरी का, पहला अटैक पूछ रहा है मोहम्मद गौरी का, पहला अटैक पूछ रहा है भैया मोहम्मद गौरी का। कब किया था? 1173 कह रहे हैं, कोई डी कह रहे हैं, कोई सी कह रहे हैं, सारी वैरायटी इनके पास है, सारी वैरायटी। मेरे बच्चे 75 में अटैक करना स्टार्ट किया था, ये 75 में अटैक हुआ था मुल्तान रीजन पर, 75 में। मोहम्मद गौरी किस दर्रे से होता हुआ मुल्तान और कच्छ पहुंचा था, यानी भारत आता था? भारत किस दर्रे से आता था मेरे बच्चे? आपको पता है खैबर दर्रे से कौन आता था? खैबर पास से कौन आता था? खैबर दर्रे से भारत आता था गजनबी। खैबर दर्रे से भारत कौन आता था? गजनबी आता था। लेकिन हमसे गजनबी नहीं पूछ के गौरी पूछ रहा है। गौरी, गाफर गौरी, गाफर गोमल, गाफर गौरी, गाफर गोमल, गाफर गौरी, गाफर गोमल। गजनबी खैबर दर्रे से आता था। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादार गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? मोहम्मद गौरी को हराया था, कहां पर हराया था? माउंट आबू। बताया था, कहानी समझाई थी, बाबा की वाणी, बाबा का प्रवचन। माउंट आबू मेरे बच्चे, माउंट आबू। माउंट आबू लिखा है, माउंट आबू। और माउंट आबू राजकुमारी इच्छुणी, एक तरफा प्यार। याद करो मेरे बच्चे, एक तरफा प्यार में पागल राजा। जब छोटा था, जब छोटा था मेरे बच्चे, 1178 की बात होती है। माता जी थी इसकी नयिका देवी, माता थी इसकी नयिका देवी, ठीक। और यही हार गौरी की पहली हार होती है भारत के अंदर, यही हार पहली हार होती है। सोलंकी शासक भीम द्वितीय, सोलंकी शासक भीम द्वितीय। याद आया? एक छुणी, एक तरफा प्यार, मैं पागल तो नहीं है, ऐसा गाना गाता था कि जिधर तुम, जिधर भी देखूं तुम्हारा ही चेहरा नजर आए, हैं? ऐसे ऐसे गाने गाया करता था ये बड़ा होकर के। निम्न में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया? भारत के अंदर पहली हार, भारत के अंदर पहली बार गौरी की हार हुई थी भैया 1178 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में हुई थी। पृथ्वीराज ने तो इसे 1191 में हराया था, उनसे पहले इसे हरा चुके थे भीम सेकंड, भीम सेकंड, या इन्हें भगेल भीम भी नाम देते हैं, देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री जब देखेंगे, ठीक। भगेल भीम या भीम सेकंड, जो अहिल्यावाड़ा या गुजरात के शासक थे, उनने मोहम्मद गौरी को कब पराजित किया भैया? कब पराजित? 1191 में तो पृथ्वीराज से हारे थे ये, 1191 में तो पृथ्वीराज से हारे थे। बघेल भीम या भीम सेकंड ने तो इन्हें पहले ही हरा दिया था। बताएंगे? डी 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 कह रहे हैं 1178। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तराइन की पहली युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया? मेरे बच्चे, तराइन के जो दो युद्ध हैं 1191, 1192, वो पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच ही हुए। तराइन हरियाणा का एक मैदान था। 1191 की पहली तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज विजयी हुए और 1192 तराइन की दूसरी लड़ाई में गौरी विजयी हुआ, ठीक है। तो भैया किसके बीच हुआ? गौरी, गौरी और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड। तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो पहली लड़ाई हुई तराइन की, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ मेरे बाबू?
1191 में। सेकंड हुआ था 1192 में। पहली वाली में आपके पृथ्वीराज जीते, दूसरी वाली में गौरी बेईमानी से जीत गया। तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी पराजित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? किसने हराया था मोहम्मद गौरी को पहली लड़ाई में? कौन था वो वीर? वीरों का वीर राय पिथौड़ा। संयोगिता से विवाह करने वाला, उसके कहने पर उसका अपहरण करने वाला, इक्षुणी से विवाह करने वाला कौन था? ये कौन था? अक्षय कुमार, पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। तराइन का दूसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था भैया? अरे पहले और दूसरा 1191 1192 गौरी और पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज चौहान के बीच ही है। ठीक है। और मेरे बच्चे पहले वाले में चौहान जीते, पृथ्वीराज थर्ड, दूसरे वाले में गौरी जीता, दूसरे वाले में गौरी जीता, दूसरे वाले में गौरी जीता। ठीक, चलिए क्या कह रहे थे बाबू? एक कह रहे थे पिताजी ने फोन किया, क्या कह रहे हैं? किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? क्योंकि भाई पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज चौहान दूसरी तराइन की लड़ाई में, दूसरी तराइन की लड़ाई में जब मैंने मेंस बैच के लिए आईफोन मांगा, क्या लिखा है गुरुजी? मैंने मेंस बैच के लिए, जेआरएफ के लिए, क्या लिख देते हैं यार, ठीक से तो लिखा करो बाबू, जल्दी जल्दी इतनी पड़ी रहती है, तुम्हें पढ़ने में भी दिक्कत हो रही। ठीक है, तो मैंने कहा मोहम्मद गौरी ने दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। कौन सी लड़ाई? दूसरी लड़ाई, क्योंकि इनने दिल्ली के शासक पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज चौहान को हराया और दिल्ली इसका हो गया। दिल्ली का गवर्नर, दिल्ली का मलिक बना दिया इसने। किसको? ऐबक को। युद्ध, वो युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई। आ गए मुस्लिम, मुस्लिम लोग भारत के अंदर राजा बनकर के मेरे बच्चे रूल चलाने लगे। कौन सा युद्ध था? कौन सा युद्ध था कि भारत में मुस्लिम रूलर्स की स्टार्टिंग हुई, मुस्लिम शासकों की शुरुआत हुई? तो जैसे ही भारत का शेर हारा, भारत का शेर हारा भारत में, ये मुस्लिम आक्रमणकारी यहां के राजा बन गए। ये यहां के राजा बन गए। ये लड़ाई थी तराइन की दूसरी लड़ाई, 1192 वाली, 1192 वाली। निम्न में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? उत्तर भारत को जीता, बता दीजिए फटाफट से। मेरे बच्चे लैंग्वेज अलग हो गई है, क्वेश्चन वही है। लैंग्वेज अलग हो गई है, क्वेश्चन वही है। सी, क्या बात है, मोहम्मद गौरी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मोहम्मद गौरी 1192 तराइन की दूसरी लड़ाई। मोहम्मद गौरी की भारत विजय और नव स्थापित तुर्की सल्तनत, जो भारत में तुर्की सल्तनत लाए गौरी, उसके इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? बेहतरीन क्वेश्चन मेरे बच्चे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद क्वेश्चन है ये, कि मोहम्मद गौरी ने जो भारत विजय की और मोहम्मद गौरी भारत में तुर्की सल्तनत को लेकर के आए, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ है? कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ है मेरे बच्चे? ठीक है, कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ है? ये ग्रंथ होता है आपका तबकात ए नासिरी, याद कर लेना। कई बार इसका राइटर भी पूछता है, कई बार इसका राइटर भी पूछता है, कई बार इसका राइटर भी पूछा जाता है। मिनहाज उस सिराज नाम है इनका। राइटर कौन है इसके? मिनहाज, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज नाम होते हैं। क्या नाम होता है? मिनहाज उस सिराज नाम होता है। क्या नाम होता है शेरों? मिनहाज उस सिराज इसका नाम होता है। तबकात नासरीन की किताब है। इसी में इन्होंने बताया किस तरीके से तराइन की द्वितीय युद्ध में गौरी ने भारत को जीता और भारत के अंदर तुर्की सल्तनत लेकर के आए। तबकात नासरी के लेखक कौन है? देखो क्वेश्चन ही आ गया, राइटर पूछ रहा है तबकात नासरी के, तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? ठीक है, सी, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज।
पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्न में से किस वंश का शासक था? कौन शासन कर रहे थे? ससुरजी शासन कर रहे थे। ससुरजी। आशुतोष राणा बोले तो जयचंद। जयचंद शासन कर रहे थे कन्नौज पर। किस वंश के थे? गहड़वाल वंश के थे। गहड़वाल वंश के थे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जब तक तोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर गाहड़वाल वंश के किस शासक का शासन था? अब शासक का नाम पूछ रहा है, शासक का नाम पूछ रहा है, शासक का नाम पूछ रहा है। जल्दी से बता दीजिए कौन शासन कर रहा था यहां पर? वही कर रहा था जो 1194 में, 1194 ईस्वी में बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर के युद्ध में हारेगा। चंदावर के युद्ध में हारेगा। और चंदावर के युद्ध में किससे हारेगा? गौरी से हारेगा। कौन हारेगा? जयचंद हारेगा, ससुर साहब हारेंगे। क्योंकि ससुर जी को लगा था गौरी केवल बदला लेके चला जाएगा, लेकिन इन्हें गौरी की पद्धति, गौरी का सिस्टम पता नहीं था कि गौरी का सिस्टम मेरे बच्चे लूटपाट नहीं है, वो गजनबी का था। गौरी तो जिसको हराता है उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेता है। तो जयचंद बड़ा ही परेशान था जब ये दिल्ली इसके हाथ में आई। जयचंद को लगा था कि गौरी मुझे दिल्ली देगा, मुझे दिल्ली देगा, लेकिन नहीं मिली। तो लड़ाई हुआ, चंदावर का युद्ध हुआ और हार गया। किससे हार गया? किससे? गौरी से हार गया। ससुर जी भी हार गया। जयचंद नाम है। बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था? विच टर्किश जनरल कॉन्कर्ड बिहार एंड बंगाल? बंगाल और बिहार मेरे बच्चे क्वेश्चन में घुमाव है, याद करो। गौरी के 4 गुलाम, गौरी के 4 गुलाम, ऐबक जिसको मिला दिल्ली और लाहौर, यल्दोज जिसको मिला गजनी, याद करो कुबाचा कच्छ और गुजरात का क्षेत्र सिंध वाला, याद करो बख्तियार खिलजी। क्यों दिया था उसे बंगाल बिहार? क्योंकि जीता ही किसने था बंगाल बिहार को? बख्तियार खिलजी ने जीता था। यही वो व्यक्ति है बिहार में विश्वविद्यालयों को तोड़वाया। विश्वविद्यालय मेरे बच्चे यूनिवर्सिटीज को तोड़वा दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी तोड़वाया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी तोड़वाया। कौन? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। ओके, बहुत बढ़िया। ये अति सुंदर काम किए हो। भैंस को बेच करके गर्लफ्रेंड को आईफोन दिलाया हूं सर। पापा ने बहुत मारा है। पापा हमें मार्केट क्या कह रहे हैं, तोड़ दिए क्या? आपको तोड़ने लायक काम करे हो आप। कुटाई अच्छे से होनी चाहिए। मोहम्मद गौरी के किस दास ने, दास मतलब गुलाम, ने बंगाल बिहार विजय प्राप्त की? कौन से दास ने की थी बता दीजिए। कौन गुलाम था ये? कौन गुलाम? वही है जिसने ये 2 यूनिवर्सिटीज आपकी तोड़ दी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। तो मेरे बच्चे ये 50 क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसके डबल है हमारे पास, क्वेश्चन इसके डबल हैं। ठीक है, लगभग हमारे पास क्वेश्चनों की संख्या है 95। तो ये 45 क्वेश्चन और हैं, लेकिन हो नहीं पाएंगे 2 मिनट में, है ना। तो ये 45 क्वेश्चन आपको कल देखने को मिलेंगे। कल देखने को मिलेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, ये 45 क्वेश्चन आपको देखने के वो मिलेंगे कल। तो सारा का सारा डेटा आप पर यहां से पहुंच जाएगा, जितना भी मेरे बच्चे बना हुआ है। ठीक है, जितना भी पूछा गया है। तो एक बेहतरीन सी, हाँ, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मत पड़ो बाबू। ठीक है, रणवीर सिंह की मूवी में यही स्टोरी है क्या? अरे रणवीर सिंह तो अलाउद्दीन खिलजी है रे। खिलजी, इस दुनिया की हर नायाब चीज पर केवल अलाउद्दीन का हक है। वो है आपकी रणवीर सिंह की मूवी, जिसे कहते हैं पद्मावत। पद्मावत याद आ रही है? दीपिका पादुकोण वही बनी थी पद्मावती। ठीक है, रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी अति सुंदर, इतनी सुंदर कि जिनके कंठ से जब पानी जाता है,
पानी नीचे जाता है तो उनके कंठ से पानी जाता हुआ दिखाई देता है, अर्थात उनका कंठ ट्रांसपेरेंट था। ऐसी ऐसी कहानियां हैं किताबों के अंदर, ठीक है, ऐसी ऐसी कहानियां कि ट्रांसपेरेंट कंठ, कांच का बना था क्या, ये कांच का, पानी जाता हुआ दिख रहा है, बताइए। ठीक, तो साथियों कल बात करेंगे बाकी के क्वेश्चनों की, आज के लिए इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए सभी शेरों से विदाई। जय हिंद, जय भारत।